हेलो बच्चों, आज मुझे मौका मिला है आपसे कनेक्ट होने का, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, और बोर्ड की परीक्षाएं ना भी हों तो भी परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। हर बार आपको देनी पड़ती है, साल में 2 बार 3 बार, जो भी हो, जैसा भी हो आपका सिस्टम, देनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एग्ज़ाम को अगर आप जो है विदाउट प्रेशर लेंगे तो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसे कैसे लेना चाहिए? एक उत्सव की तरह लेना चाहिए कि भाई ठीक है, उत्सव आ रहा है, और उसमें आपको ये सोचना चाहिए, जब आप उत्सव की तरह लोगे तो आप उसमें कई तरह के रंग भर सकते हो। मतलब कई तरह से रंग भरने का मेरा मतलब ये है, कई तरह से आप उसको रिजल्ट दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्रेशर अगर आपके ऊपर है तो उस प्रेशर को पहले से रिलीज़ करने की कोशिश करिए। रिलीज़ कैसे होगा? प्रेशर है तो वो अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करिए। माता पिता हैं आपके, नहीं कोई है तो आपका भाई है, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई भी हो घर में बड़ा हो जो आपको समझ सके, आप उसके साथ बातों को डिस्कशन करिए और दबाव में नहीं रहिए। और दबाव क्या है कि बच्चे आजकल जनरली कहते हैं मैं बड़ा प्रेशर में हूँ। प्रेशर में इसलिए हैं क्योंकि माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया है कि बेटा आपको तो 80% मार्क्स लाने, तो उसके पास 80% का जो है एक खिलौना उन्होंने पकड़ा दिया माँ बाप ने, और माँ बाप निश्चिंत हो गए कि बेटा अब 80% के लिए मेहनत करे। लेकिन ये समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ामिनर आपका एग्ज़ाम ले ही नहीं सकता। आप अगर अपना खुद का एग्ज़ाम खुद ही लेते हो, और खुद ही लेना चाहिए आपको अपना एग्ज़ाम क्या है? जीवन को कसौटी पर कसते रहना। जितना कसौटी पे कसोगे अपने जीवन को, आप उतना ही हर एग्ज़ाम में सक्सेस होगे। और एग्ज़ाम को एक अपॉर्चुनिटी को मानना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास अचानक, उसको ग्रैब्स कर लो। ये वो चीज़ है। दूसरा क्या है, मैं ये भी कहूँगा कि जब भी आप दबावों के दबाव में कभी मत आइए। उन दबाव की एनालिसिस करनी है आपको, उनको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि जो प्रेशर्स आपके ऊपर डेवलप किए जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, आपकी माता पिता की तरफ से, तो आपको सबसे पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट माता पिता से बात करनी चाहिए, और बड़े शांत ढंग से उनसे बात करनी चाहिए। पहले आप अपना व्यू मत बताइए, पहले उनका व्यू समझिए, फिर कहिए कि मैं कल बात आपसे करता हूँ इस पर, आज मैं बात नहीं कर पाऊँगा। उसको एनालाइज करिए कि वो क्या चाहते हैं, और फिर आप अपने को उसमें फिट करने की कोशिश करिए। ऐसा तो नहीं होता कि भाई कोई भी ट्यूबलाइट किसी भी उसमें जो है फ्रेम में फिट हो जाती है, नहीं होती ना। या कोई भी मिरर किसी भी फ्रेम में फिट हो जाएगा, हर फ्रेम में हर मिरर फिट नहीं हो सकता ना। उसी तरह से आप भी हर एक चीज़ में फिट नहीं हो सकते। तो जब एक चीज़ में फिट नहीं हो सकते तो आपको फिट करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और आप फिट होना क्यों चाहते हो? हमारा प्रश्न ये है। और क्या है कि दूसरा, बच्चों का जनरली एक वो रहता है कि भाई मैं कंसंट्रेट कैसे करूं, मैं किसी चीज़ के प्रति कंसंट्रेट कैसे करूं। या उनका दूसरा प्रश्न क्या रहता है? दूसरा प्रश्न ये रहता है कि मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूं लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं रहता। ये एक प्रश्न जनरली प्रश्न है। और दूसरा प्रेशर का मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि प्रेशर को कैसे करना चाहिए। अच्छा, प्रेशर को आप और रिलीज़ कर सकते हो। कैसे रिलीज़ कर सकते हो? कि आप प्रेशर को रिलीज़ करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो ये घर में गेम खेलते हो या घर में जो भी क्रिया विधा करते हो, आप थोड़ा सा जो है फील्ड में भी ये पसीना बहाइए। जब फील्ड में आप पसीना बहाते हो तो आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। अच्छी एनर्जी मिलती है तो आप जो है कभी दबाव में आते नहीं हो, प्रेशर में आते नहीं हो, खुश रहते हो और उसको एनालाइज करते हो। अच्छा,
दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन। मैं कंसंट्रेशन पे आता हूँ। कंसंट्रेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, और ना ही ये सीखने की चीज़ें हैं। देखो, वो सभी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उसमें आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया है आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, आपके आत्मा ने, आपके शरीर ने, सब ने उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गए। तो इसलिए आपको जो है जिन चीज़ों में मज़ा आता है, जो चीज़ करने में मज़ा आता है, अगर किसी को गेम खेलने में मज़ा आता है, वीडियो गेम, तो वो उसी में तल्लीन है। उसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। अगला आदमी चाहे आपके सर पे खड़ा होकर आपको आवाज़ देते रहे, लेकिन आप इतना मग्न हैं कि वही खेले चले जा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये चीज़ें कब होती हैं? कंसंट्रेशन कोई चीज़ का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ। कंसंट्रेशन कब डेवलप होता है? तब डेवलप होता है एक तो वो चीज़ करने में आपको असली में मज़ा आ रहा हो, और आपका दिमाग और आपका दिल एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आत्मा, शरीर एक ही जगह सिंक्रोनाइज हो जाए। और ये सब संभव है। ये सब संभव कब होता है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे संभव कब होता है? जब आप योग करते हो। योग का मतलब ये नहीं है आप पहलवानों की तरह योग करिए। आपको अगर जो भी आसन आता है, 5 आसन आपने कर लिए, जो भी आपको जो है वो आता है, क्या कहते हैं, ये प्राणायाम आता है, सांसों को अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ज़्यादा नहीं 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 20 मिनट कंट्रोल करिए ना सांसों को कोशिश। तो आपका क्या होगा? कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ को आप पढ़ना चालू करोगे वो चीज़ का कंसंट्रेशन बना रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि बच्चे ये कहते हैं कि साहब इस सब्जेक्ट में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है, और उस सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। तो जब आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं तो वो चीज़ आपका पीछा करना चालू करती है। जैसे गली के कुत्ते का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। गली में एक डॉग होता है। डॉग अगर भौंकता है, आप अगर भागने लगते हो तो डॉग आपका पीछा करने लगता है, और आप खड़े हो जाते हो, खड़े होके उसका भौंकना देखने लगते हो तो डॉग आपके पास नहीं आता है। इसी तरह से ये सब्जेक्ट्स होते हैं कि इनके सामने आपको डटे रहना है। और डटे रहने का तरीका क्या है कि जैसे सुबह सुबह आपका मूड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, तो सबसे पहले आपको पहला काम करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है या जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मस्तिष्क जो है जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको सबसे पहले पढ़िए। 20 मिनट पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, ठीक, ओके। उसके बाद आप अपने उस सब्जेक्ट पर आइए जो उससे कम प्रिय है। उसके बाद आप बीच में गैप ले लीजिए। उसके बाद आप उस पर आ जाइए जो तीसरा है। अगर नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हो उसकी चीज़ों को, तो आप अपनी इंटरेस्टिंग बुक पे आ जाइए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कभी उसमें पोइम्स भी होती हैं, उसमें जो है आपका लिटरेचर भी होता है। तो लिटरेचर अगर आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप सहज महसूस करते हैं, उसके साथ जाइए। पोइट्री अच्छी लगती है, पोइम्स अच्छी लगती हैं, उसके साथ जाइए। सो सिंपल। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपका टाइम बहुत मायने रखता है। किसी भी सक्सेस को लेने के लिए या किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अब लोग कहते हैं ये टाइम मैनेजमेंट भी क्या है? टाइम मैनेजमेंट भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने घर में अपनी माँ को देखो तो माँ का मैनेजमेंट देखिए, उसे हर चीज़ याद रहती है। सुबह उसके हस्बैंड को जाना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, फिर आप जाओगे, स्कूल जाओगे, आप मान लो 8 बजे स्कूल जाते हो, आपके लिए नाश्ता तैयार करेगी, बैग में किताबें डालेगी, नाश्ता तैयार करेगी, आपको देगी। शॉर्ट ब्रेक और लंच जो भी होता है, अभी शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ये सब तैयार करेगी। फिर उसके बाद आपके
और बड़े बुज़ुर्गों के लिए खाना बनाएगी। फिर क्या होगा, उसका जो भी टाइम बचा रहेगा उसमें कुछ वो बुनाई सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करेगी। तो उसकी मैनेजमेंट को अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो धीरे 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 आपको भी अपने मैनेजमेंट का ख्याल आने लगेगा। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। और जो भी टाइम टेबल आप बनाओ अपना, वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, जस्टिफाइड टाइम टेबल होना चाहिए। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने अपने को बहुत ज़्यादा आराम दे दिया या आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव दे दिया। क्योंकि किसी स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच करो तो स्प्रिंग अपने जो है स्ट्रेंथ खो देती है और वो फिर क्या हो जाती है, सिंपल एक तार की तरह बिहेव करने लगती है। तो वो भी नहीं करना है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट की कला आपको आनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ आप सोचिए कि आप के जो है एक इंटरव्यू था सचिन तेंदुलकर जी का, मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया था। पत्रकार ने ये पूछा था कि आप जिस समय बॉल को हिट करते हो उस समय क्या सोचते हो? ये सोचते हो कि अगली बॉल कैसी आएगी, या ये सोचते हो कि पिछली बॉल कैसी थी, या ये सोचते हो मुझे इस पे हिट करना है? कहते नहीं, इनमें से मैं किसी चीज़ को नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे गेम की इस ज़िंदगी में जो भी मैं क्रिकेट जगत से जुड़ा हूँ, इसकी मेरे पास अंतिम बॉल आ रही है और इसी पे मुझे खेलना है। इसी से सिलेक्शन मेरा आगे होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं बॉल को ऐसे खेलता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी ना आगे सोचता हूँ ना पीछे सोचता हूँ क्या होगा, फोकस करता हूँ करंट में। जो बॉल आ रही है उसको मैं रीड करता हूँ कि ये बॉल कहाँ टप्पा लेगी, कहाँ आएगी, यॉर्कर आ रही है, फुल टॉस आ रही है, कैसे आ रही है, ऑफ स्टंप जा रही है, कैसे जा रही है, उस हिसाब से मैं डिसीज़न लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है, सबसे जो अच्छी बात कही वो ये कही कि ऑडियंस, जब मैं घुसता हूँ अपने प्लेग्राउंड में आता हूँ तो ऑडियंस जो है खड़ी हो जाती है, सचिन 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 सचिन, सिक्सर सिक्सर, फोर फोर, इसकी डिमांड करती है। कहते मैं ऑडियंस को रिस्पेक्ट देता हूँ लेकिन ऑडियंस की बात नहीं सुनता हूँ, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं सिर्फ बॉल को देखता हूँ, बॉल पे मुझे कहाँ सिक्स लगाना है, कहाँ फोर लगाना है, ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। ऑडियंस कौन होती है डिसाइड करने वाली? ये मेरे कैरियर के सवाल है। प्लेयर मैं हूँ, बॉल मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा मुझे फोर मारना है, ऑडियंस डिसाइड करेगी? तो ऑडियंस डिसाइड नहीं करेगी। इसी तरह से कोई भी प्रेशर आपको डिसाइड नहीं करेगा, आप ये स्वयं डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है, इस समय क्या करना है। अच्छा, बच्चे क्यों छोटी सोच, मतलब उस समय बच्चे होते हैं ना, 16 ईयर्स बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं होती है, तो उन्हें भ्रम बहुत होता है, या 18 ईयर्स भी बहुत ईयर्स में नहीं मानता, उसे बहुत भ्रम होता है। तो उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि माँ बाप की बात मानो, लेकिन आपको कब क्या करना है ये आप डिसाइड करिए और अपने हिसाब से आपको क्या अचीव करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, एक ये भी आता है कि अब ऐसे स्थिति में मैं क्या करूं, मैं अपना लक्ष्य छोटा रखूं या बड़ा रखूं? तो मैंने फिर क्लास के बच्चों से पूछा। क्लास में करीब 40 बच्चे थे। 40 बच्चे ने, जिन्होंने भी हाथ उठाया, और मज़े की बात तो तब हुई जब उस बच्चे ने ही हाथ उठाया जिस बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि मैं अपना लक्ष्य छोटा रखूं या अपना लक्ष्य बड़ा रखूं। उसने भी कहा बड़ा रखो, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये तो ऑडियंस ने डिसाइड कर दिया, ये तो आप लोगों ने ही डिसाइड कर दिया, मेजॉरिटी आप लोगों की हो गई। 38 शायद बच्चों ने कहा था अच्छा रखना, बड़ा रखना चाहिए, और दूसरों ने कहा था छोटा रखना चाहिए। तो मैं भी यही कहता हूँ, लक्ष्य अपना बड़ा रखो, लेकिन लक्ष्य के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसको आप लक्ष्य को जो है एक साथ नहीं ले सकते। लक्ष्य के लिए स्टेप्स चढ़नी पड़ती हैं, जो उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तब आप पहुंचोगे ना। रूप पे अगर टेरेस पे आपको जाना है, टेरेस पे आपको स्टेप्स के जरिए जाना पड़ेगा। आप छलांग मार के नहीं जा सकते, और छलांग मार के जा भी सकते हो तो उतरने में कितनी प्रॉब्लम होगी आपको।
हाथ पैर टूट जाएंगे। तो स्टेप्स उसके पकड़िए, लक्ष्य बड़ा रखिए और दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर जो भी है आपके साथ उसको सिंक्रोनाइज करिए और दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, लेकिन उसको प्रेशर मान के मत सुनिए। उसको ये मान के सुनिए ये एक गाइडेंस है, ये एक गाइडलाइन है और इस पे मुझे ये अचीव करना है, अब क्या कर सकते हैं। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए आपका? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी रीच, जो आप ले तो सको, उसको पूरा तो कर सको लक्ष्य को, लेकिन आपकी पकड़ में ना हो। मतलब क्या है कहने का कि आप लक्ष्य को एडॉप्ट तो कर लें लेकिन आपके पकड़ में ना हो। इसका मतलब ये हुआ पकड़ में ना हो मतलब इतना आसान ना हो जो आप पकड़ भी लें उसको। आपको एक छलांग लगानी है और उसको पकड़ना है, तो आपको छलांग लगानी है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब छलांग लगानी है, कैसे छलांग लगानी है और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें और स्वयं भय हो, आपको किसी दूसरे का भय नहीं हो। स्वयं भय का मतलब ये है, आज के बच्चे कर क्या रहे हैं, जब बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है मन तो लगता नहीं है उनका पढ़ाई में, उनका मन मान लो खेलने में है, तो खेलने में है तो बच्चे को खेलने दो। जब पढ़ाई में मन होगा, पढ़ने में मन लगेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे अभी यार खेलने चल, वो कोई बच्चा बुलाया उसे कि चल यार और खेल लेते हैं थोड़ा सा, कहता है वो क्या कहता है मालूम है कि नहीं यार डैडी आने का टाइम हो गया है यार, मैं जब पढ़ूंगा नहीं तो डैडी चिल्लाएंगे। तो ये क्या हो गया, आप डैडी के भय से जो है भयभीत हो रहे हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, इसलिए आप जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपना भय स्वयं होना चाहिए। आपने कोई गेम खेल रहे हैं, जब आपका मन हुआ कि नहीं ये यार मेरे टाइम टेबल ये है, मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है और मैं अब पढ़ भी सकता हूं, तो आप पढ़ने के लिए चले जाइए। तो आप अपना स्वयं भय और दूसरी चीज, और देखिए क्या होता है कि हर एक चीज का एक इकोसिस्टम होता है और हर चीज के इकोसिस्टम में आप जो है फिट होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका टैलेंट अपने पास है। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और अपने टैलेंट को पहचानने के हिसाब से आप आगे बढ़िए। होता क्या है कि बच्चों का, वही मैंने बताया ना, एटमॉस्फेयर अलग होता है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उसका माइंडसेट अलग होता है बच्चों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को देखिए। और दूसरा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने को बूस्टअप कैसे रखें। इस पूरी परीक्षा के दौरान आपको बूस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले ज़रूरत है इसमें धैर्य की। धैर्य, अब धैर्य कहाँ से आएगा आपको? धैर्य भी ऐसा है कि धैर्य को समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंस है क्या, पेशेंस अब आएगा कैसे आपको। तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत अपने बड़े लोगों से या स्वयं ही, एक है रामचरितमानस आपको इन सारी चीज़ों में मदद कर सकती है। धैर्य कैसा होना चाहिए, आपका जो है शौर्य कैसा होना चाहिए, आपका पराक्रम कैसा होना चाहिए, आपको जो है किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना है तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप रामायण से सीख सकते हैं। तो धैर्य की मैं बता रहा था, धैर्य ऐसा होना चाहिए जैसे श्री रामचंद्र जी का था। धैर्य का मतलब ये पेशेंस का मतलब, उन्हें जब राज्य मिल रहा था तो वो बहुत खुश नहीं थे और जब उन्हें वनवास मिला तो बहुत दुखी नहीं थे। पिताजी ने कहा कि वनवास जाना है तो वो माँ से आज्ञा लेने पहुँचे, तो माँ ने कहा ठीक है चले जाओ, पिताजी की अगर ये इच्छा है। पिताजी बोले कि ये कर लो वो कर लो, सेना ले जाओ ये ले जाओ, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ तो ज़्यादा विस्तार से जाऊँगा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो चले गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है।
वो चले गए। धैर्य ऐसा होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि आपके ऊपर, अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं साहब मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर के लिए आपको क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। अब आत्मविश्वास क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास भी ऐसा होना चाहिए कि आप एक छोटी सी सेना को, मैं फिर रामायण से उदाहरण दूंगा आपको, रामचंद्र जी का, एक छोटी सी सेना को लेके, बानर भी, बंदरों की सेना को लेके जो अनट्रेंड थे, एक ट्रेंड सेना से लड़ने के लिए आप जा रहे हो। और आप जो है उस समय विश्वास से लबरेज होते हो कि मैं सीता जी को वापस ले जाऊंगा और रावण का वध करूंगा। इससे पहले की घटना भी आप देखिए, जब जटायु मिलते हैं रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी जब उनके घावों को जो है साफ कर रहे थे, तो उस समय ये कहा उन्होंने रामचंद्र जी से कि चाचा, अच्छा ये जटायु जो थे वो इनके पिता दशरथ जी के मित्र थे, तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने कही चाचा मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं, मतलब वैद्यों के पास ले चलूं? तो वो बोले बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अब अंत समय आ गया है, मैं अब जाना चाहूँगा अपने लोक में। तो उन्होंने, जटायु ने पूछा लेकिन मेरी एक चिंता ये है कि मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँ क्या जाके? अब वो राम, वो लड़का, वो राम जिसकी पत्नी हरण हो गई, कोई अता पता नहीं है, क्या करना है आगे, कैसे लड़ेगा वो भी पता नहीं है, कैसे सेना बनाएगा वो भी पता नहीं है, मतलब आगे का कुछ पता नहीं है। ही इज टोटली ब्लैंक। फिर भी वो क्या कहता है, फिर भी वो कहते हैं जो मैं राम, अगर मैं राम हूं तो दशानन खुद कहेगा आके अपने परिवार सहित, अपने परिवार सहित जब रावण खुद वहां पहुंचेगा तो खुद ही वो कहेगा कि मेरा ये हाल किसने किया। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास। तो विश्वास की परिभाषा ये है कि जितना आप कंसंट्रेट होगे अपने आप में, आपको विश्वास उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और विश्वास ही तो है आपका सब कुछ, आपका विश्वास ही तो है ये जो आप एक से एक परीक्षा जो है आपके लिए तो टफ ही है। मैं तो ये कहता हूँ जो जिस स्टैंडर्ड में होता है उसके लिए वो सब्जेक्ट टफ होते हैं। तो आप एक सीढ़ियाँ तो चढ़ते जा रहे हो, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो तो आत्मविश्वास तो आपके अंदर पैदा होना चाहिए। और आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आप खुद अपना टाइम टेबल बनाएंगे, खुद टाइम मैनेजमेंट करेंगे, और स्वयं ही आपको अपना भय अपने आप से होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या था कि एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये शायद पेरेंट्स के लिए थी, मैंने पिछले वीडियो में मैं बता नहीं पाया, और ये शायद आपके लिए, बच्चों के लिए भी हो सकती है। अगर पेरेंट्स को और भी इंस्पिरेशन लेने हैं किसी से, तो अभी एक पिक्चर आई है 12 फेल IPS, ऐसे ही कुछ है, 12 फेल IPS जो भी पिक्चर है वो आई है, वो देखिए। उसमें स्ट्रगल्स देखिए, बच्चों की स्ट्रगल्स देखिए। ये बच्चों को भी दिखानी चाहिए और बच्चों को भी समझानी चाहिए कि लाइफ में देखो कैसे भी स्ट्रगल्स आ जाएं, अगर आपका लक्ष्य वो है, उसे मालूम नहीं होता कि ये IPS क्या होता है, उसे नहीं मालूम था कुछ भी, वो ऐसे गांव से निकला था, ऐसे परवरिश से आया था, उसका सब कुछ चला गया। ग्वालियर में किसी ने कहा ये तो IPS होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसने कहा नहीं IPS भी बनूंगा। ग्वालियर से वो दिल्ली चला गया। खैर उसे कैसे क्या हुआ वो तो पूरा आप देख लीजिए। एक तो ये है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा अब्दुल APJ कलाम आज़ाद का। ये थे तो स्टूडेंट थे, एक एग्ज़ाम दिया इन्होंने, उसमें ये पास हो गए। उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे। ये एयरफोर्स का वो था, एग्ज़ाम था, और पायलट ऑफिसर इनको बनना था, शायद जहाज उड़ाना था इनको। उस समय NDA शायद नहीं हुआ करती होगी, तो कुछ एग्ज़ाम हुआ करते होंगे या जो भी हो।
वो करने गए एग्ज़ाम का, वो इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू देने के लिए अपने बहन के जो है वो ले गए, जो हाथ में पहनते हैं कंगन ले गए, और ये सोचा इसको बेच के जो है अभी जर्नी स्टार्ट कर लेता हूँ, वापस भी आ जाऊँगा, इसी से खाना पीना भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी दे आऊँगा, और जैसी नौकरी लगेगी वैसी मैं इनको ये इनके हाथ के कंगन बना के दे दूँगा। क्योंकि उस समय APJ अब्दुल कलाम जी की आय इतनी नहीं थी, वो अखबार घरों घरों में डाला करते थे। तो लेकिन उस एग्ज़ाम में वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाए तो ये निराश हो गए। इन्होंने कहा अब मैं क्या करूँगा। तो ये जो है पास में चले गए, ऋषिकेश में एक पहाड़ी है, वहाँ एक शिवानंद जी का आश्रम है, उसके आसपास चले गए और इन्होंने ये सोचा कि यहाँ से मैं छलांग लगाऊंगा और नीचे में आत्महत्या कर लूँगा अपनी। उसी समय शिवानंद जी वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा टहलते हुए एक बच्चे को, बहुत उदास, बहुत निराश। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। कहते आओ आश्रम में आइए, पानी पीजिए, खाना खिलाऊंगा, कल सुबह का किराया भी मैं दूंगा आपको, और आप अपने घर जाइए। और वो नहीं होती। कहते घर जाके मैं क्या करूंगा। तो वो शिवानंद जी कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि भगवान नहीं चाहता था कि आप पायलट बने, क्योंकि आप जहाज उड़ाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आपको भगवान ने किसी दूसरे उद्देश्य के लिए पैदा किया हुआ, और जब तक वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आप एग्ज़ाम क्या, इंटरव्यू क्या, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, इंटरव्यू में पास हो जाओगे, एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगे, तो ट्रेनिंग पूरी करोगे, उस समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको बनना वही है जिसके लिए नियत है आपकी, और आप इससे बड़े काम के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि वो शिवानंद जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे और वो रीड कर लेते थे फेस से और दिमाग की रेखाओं से, फेस कि आगे का भविष्य क्या होगा आपका। तो उन्होंने कहा, और देखिए उसी जो मरने जा रहा था उस व्यक्ति ने क्या कारनामा कर दिया। मिसाइल मैन, मतलब एटॉमिक फील्ड में अगर किसी ने इंडिया को एटॉमिक टेक्नोलॉजी, एटॉमिक फील्ड में आगे बढ़ाया है, वो हैं APJ अब्दुल कलाम। चाहे वो परमाणु का अटल बिहारी वाजपेयी के समय द्वितीय परमाणु परीक्षण हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो सिंक्रोनाइज क्या कहते हैं इंजन हो, टेक्नोलॉजी हो, वो भी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है APJ अब्दुल कलाम जी की देन हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप जो है अगर एक चीज़ में फेल हो गए, आज के एग्ज़ाम में मान लो आपके कम नंबर आ भी गए, या आपके एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आप हो गए, फेल हो गए, अच्छी तरह से हो गए, सब कुछ पास हो गए, उसके बाद भी तो ज़िंदगी के आगे बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको पास होना है, और उस पास होने के लिए आपको भाग्य पे नहीं चीज़ें निर्भर करती। मैं तो ये कहूँगा कि आप ये भाग्य जो है ना, किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपके डर का प्रतीक है, और डर को आप जस्टिफाई होने के लिए भाग्य का सहारा ले लेते हैं। ये गलत चीज़ है। और ये जो है, ये शब्द जो है ना, ये शब्द उद्घोषणा ये करता है कि आप कितने आलस्यमयी हैं। तो भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से तो। और दूसरी चीज़ ये भी है, मैं आपको ये भी समझाने का प्रयत्न करूँगा कि आपने एक पढ़ा होगा कि जब भी कोई एटम टूटता है तो उससे एनर्जी निकलती है, राइट। तो अगर आपके सामने कोई भी संघर्ष आया है, आप संघर्ष कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, समझिए कि आपको ने एक अपना लेवल सेट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे CA बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, व्हाटएवर, या आपको एक लॉयर बनना है, क्या बनना है, आपको जज बनना है, जो भी बनना है आपने सेट कर लिया अपना। और आपने जब 10th का एग्ज़ाम दिया, 10th के एग्ज़ाम में आपके 50% मार्क्स आए, तो आपको उससे निराश नहीं होना चाहिए यार,
क्योंकि 50% टेंथ के मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप जज की परीक्षा में पास होंगे। 10th के मार्क्स आपका जज नहीं करेंगे कि आप साइंटिस्ट बनेंगे, वो नहीं जज करेंगे आप सीए बनेंगे। ये तो एक पड़ाव था जो निकल गया। अब आगे की सोचो कि मुझे 12th में क्या करना है, फिर उससे आगे की सोचो कि अब सीए में क्या करना। सीए नहीं होता तो मैनेजमेंट का कोर्स करो, मैनेजमेंट में क्या करना। तो जब आपके पास आप अपने टैलेंट को पहचान जाओगे, जैसे मान लो सपोज करो कि आप टैलेंटेड हो मार्केटिंग फील्ड में, तो आप ठीक है सिविल इंजीनियर बने रहिए, आप मैकेनिकल इंजीनियर बने रहिए, आप मैं तो ये कहता हूँ आप जो है कंप्यूटर साइंस में फील्ड में बने रहिए, किसी में बने रहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है मार्केट में सेल करने का, तो गंजे को भी कंघी अगर बेच सकते हो आप, तो बिल्कुल आपके लिए फील्ड खुला हुआ है। उसमें आपको किसी एमबीए की ज़रूरत नहीं है। एमबीए क्या करता है? एमबीए आपको थ्योरीज पढ़ाता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि मार्केट का सिद्धांत ये है, और उसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो आपको समझने की कि मार्केट जो है अभी क्या डिमांड सप्लाई का खेल क्या है, और डिमांड कैसे बढ़ाएं, सप्लाई कैसे बढ़ाएं, यही सब पढ़ाते हैं। बाकी कुछ नहीं पढ़ाते। बाकी का तो आपका टैलेंट टोटल यूज होता है। तो जो टैलेंट है आपका उसमें आप फोकस होइए। और देखिए जब एटम टूटता है तो एनर्जी निकलती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अब उस एनर्जी से क्या होता है, आप बिजली बना सकते हो और आप एटम बम भी बना सकते हो। एटम बम बनाने का मतलब मेरा ये है कि नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, पॉजिटिव थिंकिंग ये है उससे एनर्जी बनाई जाए। तो ये तो डिसाइड आपको करना है कि आप उससे एनर्जी से क्या बनाते हो। तो इसमें एक चीज ये कहा गया है कि हिम्मत का तुम सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। जैसे हिम्मत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। अगर आपने सच्चाई से मेहनत की है तो आप सफल तो हो ही जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको सच्चाई से करना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी लाइन इसकी है, हिम्मत का तुम सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या दुनिया टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। तो इस शेर को ध्यान रखते हुए, इसी शेर पे मैं अपना ये आपको जो प्रबोधन कर रहा था वो बंद करता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।